दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। देश में इन दिनों यूजीसी के नए नियम को लेकर समाज में बंटवारे की लकीर सी खिंची हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यूजीसी के फैसले पर रोक लगा दी है। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार क्या इस फैसले से पीछे हटेगी? क्या केंद्र सरकार यूजीसी का नया नियम वापस ले लेगी? क्या फैसले में केंद्र सरकार की सीधी भूमिका है? क्या यूजीसी को लेकर जाति की राजनीति अब नहीं होगी? क्या कोर्ट के ब्रेक से अगड़ा पिछड़ा का झगड़ा खत्म हो गया है? सवाल कई हैं। सरकार का कहना है कि यूजीसी ने जो नया नियम लागू किया वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया गया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ही इस नियम को सही नहीं मानते हुए फिलहाल इस पर रोक लगाने का बड़ा फैसला दे दिया है। वहीं आज जिस संसदीय समिति पर यूजीसी के नए नियम बनाने का ठीकरा फोड़ा जा रहा था, उस कमेटी के प्रमुख दिग्विजय सिंह ने कहा है कि विवादित नियमों की सिफारिश कमेटी की ओर से नहीं की गई थी। उनके हिसाब से फैसला सरकार और यूजीसी का ही है। सवाल यह है कि यूजीसी ने विवादित फैसला खुद से लिया या फिर इसके पीछे कोई खालिस राजनीति है। यह विवाद अभी थमा नहीं है, क्योंकि समान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार नियम वापस नहीं ले लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गैर सवर्ण संगठन विरोध करने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वापस लो, वापस लो। हफ्ते भर से देश के अलग अलग इलाकों में यूजीसी नियम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरे हुए। क्या बनारस, क्या विदिशा, क्या लखनऊ और क्या पटना, यूजीसी के नियम ने समाज को तो हिस्सों में बांट दिया। नतीजा हुआ कि सवर्ण समाज ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। आज अदालत ने सुनवाई की और विवादित फैसले पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं, इससे तो अलग हॉस्टल बन जाएंगे। ऐसा मत कीजिए प्लीज। जस्टिस बागची ने कहा, समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, हम सरकार से जवाब लेंगे। ऐसी परिस्थिति से कुछ लोग लाभ ले सकते हैं। हम नए नियम की भाषा पर चिंतित हैं, इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के वकील ने कहा कि अगर सामान्य वर्ग का कोई छात्र पहले दिन कॉलेज आता है और उससे कुछ सीनियर छात्र रैगिंग करते हैं तो वो क्या करेगा? अगर रैगिंग करने वाले सीनियर छात्र एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के हुए और वो उस छात्र पर ही जातिगत भेदभाव का आरोप लगा दें तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट में आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव के उस वायरल बयान का भी जिक्र हुआ जिसमें उन्होंने सामान्य वर्ग को लेकर टिप्पणी की थी। कंचना यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था, आपको फंसाया जाना चाहिए। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी बहुसंख्यक आबादी को उसका हक नहीं दिया। इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के एक वकील ने इस बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, एक पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि सामान्य वर्ग के लोगों को फंसाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने 1000 साल तक मजा किया है। वकील ने सवाल किया कि ऐसी सोच के बीच सामान्य वर्ग का भविष्य आखिर क्या होगा? इस तरह से तमाम पक्षों की दलीलें अदालत में सुनी गई और फिर चीफ जस्टिस ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का ऐलान किया। कह दिया कि फिलहाल 2012 वाला नियम ही लागू रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तब तक सरकार और यूजीसी को जवाब देना होगा। कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम हैं उस पर टोटल रोक लगाई है, पूर्णतः उसे एबियंस में डाला है। साथ ही साथ
कोर्ट ने जो पूर्व के यूजीसी नियम थे 2012 उनको प्रभावी किया है, लागू किया है अपनी शक्तियों को आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए टिल फर्दर ऑर्डर्स। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित है। अदालत के फैसले की खबर जैसे ही कोर्ट के दरवाजे से बाहर आई, सवर्ण संगठनों ने खुशी जताई, रंग गुलाल उड़ाए, वाराणसी में नारेबाजी हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा, सरकार का दिल तो नहीं पिघला, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अगर ये कहीं न कहीं अगर कमियां हैं तो ये सिर्फ सरकार की कमी है, न कि हमारे सवर्ण भाइयों की कमी या सवर्ण समाज की कमी है। पूर्णतः संतुष्टि नहीं हुई है। जब तक 18 तारीख को पूर्णतः आदेश नहीं आ जाता है तब तक अभी हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र सुबह तक प्रदर्शन कर रहे थे, आज उग्र आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन कोर्ट के फैसले ने रोक लगाई तो माहौल बदल गया। ये ताना था यूजीसी, इसको बताना चाहता हूँ। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस शोर जवानी चलते उस शोर जवानी। जो यूजीसी छात्रों को जाति के नाम पर लड़ा रही थी उसके लिए ये बहुत बड़ी मार है। ये छात्रों की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नियम का विरोध करने वाले खुश तो हैं, लेकिन मांग कर रहे हैं कि सरकार इसे अपने स्तर पर वापस ले। फिलहाल आंदोलन जारी रखने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए माना कि वहाँ एजुकेटेड लोग बैठे हुए। तो भैया इस तरीके के रोल एक्ट को हम स्वीकार करने वाले नहीं है। जब तक लोकसभा में बैठे हुए लोगों का दिमाग सही नहीं होता तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। देश के अलग अलग इलाकों में करणी सेना के समर्थक शुरू से ही इस फैसले के विरोध में हैं। आंदोलन को करणी सेना के अलावा ब्राह्मण संघ, सवर्ण सेना सहित दर्जन भर संगठन थार दे रहे हैं। यूजीसी का फैसला सरकार के लिए सिरदर्द अभी बढ़ाने वाला है, क्योंकि जो सवर्ण समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है वो इस नियम की वजह से बेहद नाराज है। देश भर में आंदोलन चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस नियम ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सामने इस कानून की वजह से संकट इस कदर बढ़ गया कि पार्टी का कोई भी बड़ा सवर्ण नेता इस मुद्दे को लेकर अपनी जुबान नहीं खोल पा रहा था। समाज के लोगों से उन्हें सोशल मीडिया पर गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। कोर्ट के फैसले के बाद भले ही विरोध अब थोड़ा हल्का पड़ जाए, लेकिन मामला खत्म होता हुआ दिखाई नहीं देता। तस्वीर नंबर 1, मुंडन कराकर यूजीसी का विरोध। तस्वीर नंबर 2, जंजीरों के साथ प्रदर्शन। तस्वीर नंबर 3, सवर्ण नेताओं के घर पोस्टरबाजी। तस्वीर नंबर 4, हनुमान चालीसा का पाठ। ये महज 4 तस्वीरें नहीं हैं, ये यूजीसी के नए नियम के खिलाफ वो आवाजें हैं जिसने सरकार और सिस्टम को हिलाकर रख दिया। देश के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए। सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जाहिर करते दिखे। ये वो सवर्ण समाज है जो देश की सियासत में बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। यूजीसी का नया नियम सरकार के लिए सिरदर्दी इसलिए बन गया है क्योंकि बीजेपी अपने ही घर में अपनों के बीच घिर गई है। 4 वजहों से केंद्र की परेशानी बढ़ रही थी। 20 से ज्यादा सवर्ण संगठनों ने मोर्चा खोला। साधु संतों ने भी यूजीसी के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की। बीजेपी के 100 से ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए। बीजेपी के बड़े सवर्ण नेता कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। जब तक अदालत का फैसला नहीं आया था तब तक यूपी की सियासत में दखल रखने वाले बीजेपी के सवर्ण नेता इसका जवाब देने से बचते दिख रहे थे, जबकि यूपी सरकार के 52 मंत्रियों में से 21 सवर्ण हैं। अब लौट क्या बोलेंगे तो अभी सब्जेक्ट पता हो। अभी देखिए, मैंने भी बिल पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बता दूंगा। अब बाद में आता हूँ तो बताता हूँ। हम भी चाहते हैं कि कोई भी गलत आदमी आरोप लगाए तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो दोषी हो वो छूटना नहीं चाहिए। लेट हो गए।
यूपी बिहार में ही 300 से ज्यादा सांसद, विधायक, एमएलसी सवर्ण समाज के हैं। बावजूद इसके इस मुद्दे पर बोलने की हिम्मत कम ही लोग जुटा पाए। यूपी में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और बिहार में बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। कानून है ये समाज में टकराव पैदा करेगा। जहां ऐसे कानूनों की समीक्षा की बात होनी चाहिए, अब पता नहीं किस मंशा से अधिकारी बैठ करके ऑफिसों में निर्णय ले लेते हैं। इस कानून में संतुलन नहीं है। आपने एक पक्ष को अपराधी बना करके खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं हुआ है तो हमारे जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनके तरफ से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी बरती गई है और कॉलेजेज में से ही अब इस तरह का बीज बोया जा रहा है, जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पे बांटने का। दर्शकों को बता दें कि यूजीसी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था है, जिसका काम विश्वविद्यालयों की देखरेख करना है। 13 जनवरी को यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में भेदभाव वाला नियम बदल दिया। 15 जनवरी को उसे लागू भी कर दिया। जातिगत भेदभाव वाली परिभाषा में SC/ST के साथ ही पहली बार OBC को शामिल किया। झूठी शिकायत करने पर सजा या जुर्माने के प्रावधान को खत्म कर दिया। इन दोनों बदलाव को सवर्ण समाज ने समानता के सिद्धांत के खिलाफ कैंपस में भेदभाव बताने वाले कहकर विरोध शुरू किया, जिस पर कोर्ट ने रोक लगाई है। जबकि सवर्णों के विरोध के बावजूद सरकार और कई नेता इस नियम का बचाव कर रहे थे। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे उन्हीं में से एक थे, जिन्होंने पहले तो सोशल मीडिया पर इस विवादित नियम का बचाव किया। अब जब कोर्ट ने रोक लगाई है तो वो इसका भी क्रेडिट लेने लग गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहले कुछ नहीं बोले, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का श्रेय वो भी सरकार के खाते में डाल रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, करते हैं। वैसे केंद्र सरकार के लिए आगे भी इस फैसले को लेकर राह आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि सारा खेल वोट बैंक का है। ओबीसी के कई नेता पहले से नियम के साथ थे, अब भी बोल रहे हैं। हम सबका मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। विधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। सरकार का कौन सा दबाव है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी पीडीए की जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, और ये उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप था कहीं ना कहीं। आज जब उसमें रोल बैक हो गया, ये सरकार को मैं यही कहना चाहूंगा कि इनको खुद कंफ्यूज है। अब कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का क्या रुख रहता है ये देखना होगा, लेकिन इतना तो साफ है कि इस यूजीसी विवाद ने सरकार और बीजेपी की सबका साथ सबका विकास वाली छवि को नुकसान तो कर ही दिया है। बढ़ी हुई मुश्किलों को सरकार कैसे रोक पाएगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। हर एक जानकारी खबर यूजीसी से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार के अचानक ना रहने से एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। अजित पवार को आज बारामती में अंतिम विदाई दी गई। मैं बारामती में ही आज दिन में मौजूद थी। अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो गए और इसी के साथ उस शून्य को भरने की कोशिशें भी अब शुरू हो गई हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन एनसीपी को यहां से आगे लेकर जाएगा जहां अजित पवार छोड़कर गए हैं। पति अजीत पवार के पार्थिव शरीर पर पत्नी सुनेत्रा पवार गंगा जल चढ़ाती है। फिर पति के चरणों में आखिरी नमन करती है। इसके बाद दोनों बेटे जय पवार और पार्थ पवार ने पिता को मुखाग्नि दी। इस तरह महाराष्ट्र की सियासत के अजातशत्रु अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो गए।
और अब सवाल सामने है कि अजीत पवार के बाद महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या? इस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार होने के मायने समझिए। घर से जब अजीत पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान लाया जा रहा था, नम आंखों से समर्थक कार, बाइक और पैदल पैदल दादा की एम्बुलेंस के पीछे चल रहे थे। ऐसा हमारे अजीत दादा थे। अभी इतनी बारामती सुनी हो गई ना, सब बोलते कि बारामती का कैसा विकास होगा। अभी हमारे दादा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे हमारे दादा। दादा के लिए बोलने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है हमारे पास, कोई शब्द नहीं। कैसे याद करेंगे अजीत दादा को? वो हमेशा हमारी याद में ही रहेंगे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आदमी जा चुका है। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में मानो पूरा बारामती उमड़ पड़ा हो। समर्थकों की नम आंखें और अजीत दादा की जय के नारे सब कुछ बयां कर रहे थे। आम ही नहीं, खास भी अजीत दादा को अंतिम विदाई देने पहुंचे, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश समेत हर दल के कद्दावर नेता शामिल थे। हर दल के नेताओं से संबंध हो या फिर जननेता वाली छवि, अजीत पवार भारतीय राजनीति के ऐसे विरले नेताओं में थे। अब सवाल है कि इस विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा? इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कौन बनेगा? एनसीपी की कमान कौन संभालेगा? क्या एनसीपी के दोनों गुट फिर से एक हो जाएंगे? फडणवीस सरकार में एनसीपी कोटे से मंत्री नरहरी झिरवाल ने डिप्टी सीएम के लिए पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम आगे बढ़ाया है। सगळ्यांची मागणी तशी जी काय होते ती आता जे रस्त्यात येताना तर वहिनींना पुन्हा कुठेतरी त्या ठिकाणी मिनिस्ट्रीमध्ये आणावं अशी जनतेची अगदी प्रामाणिक इच्छा आहे। त्या पद्धतीने वरिष्ठांबरोबर बसून ती चर्चा करून तसा निर्णय घ्यायला विनंती करू। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, जबकि दोनों बेटे फिलहाल राजनीति में किसी पद पर नहीं हैं। एनसीपी नेताओं की तरह ही बारामती की जनता भी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनने के पक्ष में नजर आ रही है। अजीत दादा अमर रहे के नारे के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। आगे बढ़ते हुए अब बात आपके बजट की करेंगे। वैसे तो देश का बजट आने में अभी 2 दिन बाकी हैं, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि नए साल में आपके खर्चे बढ़ेंगे या फिर बच जाएंगे। लेकिन जैसे मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, वैसे ही हर साल जब आर्थिक सर्वे सामने आता है तो उससे एक हिंट मिलता है कि बजट कैसा होने वाला है। तो आर्थिक सर्वे सामने आ चुका है, इसे गौर से देखें और आप अंदाजा लगाइए आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया रहेगा या फिर आपकी जेब भरने का कुछ इंतजाम किया जाएगा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. जब भी बजट आता है उससे पहले दिमाग में कई सवाल उमड़ने लगते हैं। वही आज भी उमड़ पड़े। क्या इनकम टैक्स में छूट और बढ़ेगी? क्या जीएसटी में सरकार और राहत देगी? बच्चों की फीस, घर की ईएमआई कम होगी? टीवी, मोबाइल, एसी सस्ते होंगे या महंगे? हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान सस्ते होंगे? देश इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने लगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. वित्त मंत्री ने विस्तार से बात कही, लेकिन सर्वे का सार ये है कि दुनिया उथल पुथल से गुजर रही है।
ऐसे में थोड़े की ही उम्मीद रखें, ज्यादा की नहीं। पहला संकेत यह है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% रखा है, जो कि 2025-26 में 7.4 था, यानी पिछले साल से कम जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। महंगाई के फ्रंट पर आर्थिक सर्वे संकेत दे रहा है कि ये थोड़ी बढ़ सकती है। 2025-26 में 2.8% से बढ़कर 26-27 में 4% हो सकती है, लेकिन इसमें जोड़ा है कि ये बहुत चिंता की बात नहीं होगी। बजट में कृषि सुधार ध्यान खींचेगा। सर्वे में संकेत है कि खेती में आमदनी बढ़ाने पर ध्यान रहेगा, ज्यादा कीमत वाली खेती पर जोर रहेगा, बीज की क्वालिटी बढ़ाने पर खर्च बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आर्थिक सर्वे की तरह बजट में अलग चैप्टर होना तय माने। संकेत है कि एआई में भारत विदेशी निर्भरता घटाएगा। देश में एआई बेस्ड नौकरियां निर्माण होंगी। एआई में भारत लीडरशिप क्वालिटी लाएगा। ये बड़ा संकेत है कि भारत ऐसे वक्त में एआई से नौकरियां पैदा करने पर ध्यान दे रहा है, जब दुनिया की बड़ी कंपनियां एआई पर निर्भर होकर नौकरियां छीन रही हैं। बजट में गुड न्यूज गिग वर्कर्स के लिए भी हो सकती है, जिनका आर्थिक सर्वे में जिक्र है। गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। हाल ही में 10 मिनट में डिलीवरी की शर्त हटाना इसी दिशा में बड़ा कदम था। सर्वे में संकेत है कि बजट में गिग वर्कर्स की सर्विस कंडीशन, काम के घंटे, मेहनताने और सोशल सिक्योरिटी पर बड़ी घोषणा हो सकती है। देश में गिग वर्कर्स अभी 2.90 करोड़ है। ये संख्या भारत के कुल वर्क फोर्स की 2% है। इनमें 40% गिग वर्कर्स की मासिक आय 15,000 रुपए से भी कम है। अनुमान है कि 2030 तक गिग इकोनॉमी का हिस्सा भारत की जीडीपी में 2.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस के चल पड़ने की बात कही। ईयू देशों से डील का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोले खड़ी है, अब भारत को डिलीवर करके दिखाना है। भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे और मुझे पक्का विश्वास। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश अब लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम से निकलकर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रास्ते पर है। माना जा रहा है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस के इस कॉन्सेप्ट की झलक ही 1 फरवरी के बजट में होगी। दो दिन बाद आने वाला बजट कैसा होगा, सभी को इस बात का इंतजार है। लेकिन सोने का क्या करें, जिसने नींद उड़ा दी है, जो लोगों को सोने नहीं दे रहा। सोने चांदी के दाम आसमान छूते नहीं बल्कि अंतरिक्ष के पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन रात एक ही ख्याल पूरे देश के दिमाग में है कि क्या करें, जो सोना रखा हुआ है उसे बेच दें या थोड़ा और खरीद लें। संसद से लेकर सोने चांदी की दुकानों तक सबका एक ही सवाल है कि सोने और चांदी के दामों में इतना बड़ा उछाल क्यों है। माहौल खुशी का है, लेकिन सुनार की दुकान से लेकर संसद तक सवाल उठ रहा है कि क्या शादी के मौके पर सोने चांदी के जेवरातों की बजाय काले धागे से ही काम चलाना पड़ेगा। ये सामान नहीं ले पा रहे हैं, बजट भी इतना नहीं बन पा रहा है जितना पहले था कि हम ले लेते हैं, ऐसा था, बट अब हो नहीं पा रहा है इतना ना। मतलब अब खरीदने की हिम्मत हो ही नहीं रही है सोना, मतलब इतना भाव बढ़े जा रहा है सोने का। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक भी इस बात की चिंता आम लोगों को खाए जा रही है कि कैसे एक पिता अपनी बेटी की शादी के वक्त उसे सोने चांदी के आभूषण देगा। किसान, श्रमिक और निम्न वर्ग के परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए न्यूनतम आभूषण तक खरीद नहीं पा रहे हैं। तारों की छाव में जब बेटी घर से विदा होगी तो माँ बाप के आंसू उसे पराए घर भेजने के साथ साथ तब भी बहेंगे जब वो सोने चांदी के बढ़ते दामों के बारे में सोचेंगे। चाहे सीने पे जो है पत्थर रख के करो, चाहे जैसे भी करो, चाहे कर्जा लेके करो, करना पड़ेगा। लेकिन
बहुत हाई रेट है, बहुत हाई रेट है। मतलब इतना सोचा ही नहीं गया था, हम लोग सपने में नहीं सोचे थे कि ये रेट चला जाएगा और इस तरह की कटौती हम लोगों को करनी पड़ेगी। एबीपी न्यूज की टीम देश के कोने कोने में जानने पहुंची कि आखिर सोने चांदी की बढ़ती कीमतें खासकर महिलाओं को क्यों तकलीफ दे रही हैं। वजह सुनकर आप भी समझ जाएंगे। सोने का रेट वहां तक पहुंच गए कि माँ बाप सोचेंगे, जहां हम 5 तोले देते लड़की को 3 तोले का देंगे, जहां हम चूड़ियां देते चूड़ियां नहीं देंगे, अंगूठी दे देंगे। महंगा है कि हम उसके विषय में कह नहीं सकते। मीडियम क्लास के आदमी और हम लोगों के बस का नहीं है। तो सोना अभी गहनों के रूप में खरीदना तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं लग रहा है हम लोगों को। सवाल है कि क्या तांबा खरीद कर चैन से बैठ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है क्योंकि तांबे के दाम भी तपाक से 7वें आसमान की ओर जा रहे हैं। सोने चांदी के दामों में जो होड़ मची है उससे ये अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो रहा है कि बाजी जीतेगा कौन। साल भर में चांदी 306% तक बढ़ चुकी है, जबकि सोना भी साल भर में 111% तक बढ़ गया है। वहीं तीसरे पायदान पर रहने वाला तांबा भी देखते देखते साल भर में 40% तक बढ़ चुका है। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि सरकार जमाखोरों को संरक्षण दे रही है, महिलाओं की बिल्कुल चिंता नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एक और महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी ओर उच्च आयात शुल्क, भारी जीएसटी, सट्टेबाज और जमाखोरों पर लगाम न लगाकर महिलाओं की बचत को लगातार मूल्यहीन बना रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान नीतियों में देश की आम महिलाओं को सजा मिल रही है और दूसरी ओर जमाखोरों को सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पूरे 24 कैरेट का जुबानी हमला किया। कांग्रेस पार्टी देश के मिडिल क्लास के विरोधी है, इसीलिए जब मिडिल क्लास की सेविंग बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी को चिढ़ महसूस हो रही है। ज्वेलर से लेकर बाजार के जानकार मानते हैं कि हालात फिलहाल तो काबू में आते नहीं दिख रहे। आज का जो रेट है वो सबसे हाईएस्ट है। मार्केट इम्पैक्ट देखा जाए तो कस्टमर का फ्लो कम हो जाता है। अभी जो कस्टमर जो बाय करते हैं वो थोड़ा कम कर देंगे और वेट एंड वॉच की नीति तुरंत में अपना लेते हैं कि थोड़ा सा रुक के सोना लेवे। अलग अलग जानकारियों को कसौटी पर देखें तो इन हालातों की कई और भी वजह है। माना जा रहा है कि 2008 से भी ज्यादा बड़ी आर्थिक मंदी अमेरिका के दरवाजे पर खड़ी है, जबकि वैश्विक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव, सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और केंद्रीय बैंकों की जमकर खरीदारी भी इसकी बड़ी वजह है, जो सोने चांदी के दामों को आम इंसान से दूर ले जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब वक्त हो चला है आज के जनहित स्पेशल का। क्या देवभूमि उत्तराखंड में कश्मीरी भाषा बोलना अपराध हो गया है? क्या उत्तराखंड में मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर पीटना कानूनी है? क्या उत्तराखंड में बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों को धर्म पूछकर लोगों को प्रताड़ित करने का लाइसेंस मिल गया है? क्या उत्तराखंड में अवैध मजारों को ढहाने का ठेका भी अब हिंदू संगठनों ने उठा लिया है? उत्तराखंड में कश्मीरी युवकों की मॉब लिंचिंग के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में कानून नाम की कोई चीज है भी या नहीं। क्या बोलते बस क्या उत्तराखंड में कश्मीरी भाषा बैन है? ये मुस्लिम है और ये कश्मीरी है, इसकी वजह से इनको हमें मारा बस। क्या उत्तराखंड में मुसलमानों को पीटने की परमिशन है? वो बोल रहे तुम मुसलमान, ये मुसलमान है, एक को यहीं पे खत्म करो, दूसरे को देख लेंगे। भारत क्या बोलते बस। क्या उत्तराखंड में बजरंग दल को गुंडागर्दी का लाइसेंस प्राप्त है? क्या उत्तराखंड में अवैध मजारों को हटाने का ठेका बजरंग दल के पास है? उत्तराखंड में कानून नाम की चीज है कि नहीं? ये जो लड़का आप देख रहे हैं, जिसके सिर पर गंभीर चोट है, 15-16 टांके लगे हैं, एक हाथ में फ्रैक्चर है, इसका नाम है ताबिश अहमद, जिसे उत्तराखंड में उसकी पहचान पूछकर मारा पीटा गया। ताबिश से हमलावरों ने पहले उसकी पहचान पूछी
उसे धमकाया कि ये कश्मीर नहीं है, यहाँ कश्मीरी नहीं चलेगी। हमलावरों ने कहा कि ये मुस्लिम है, इनको जिंदा मार दो। धमकी दी गई कि तुमने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा है, अब तुम्हें बताएंगे। और उसके बाद इस लड़के की मॉब लिंचिंग कर दी गई। जैसे हम फेरी करके अब वापसी आने लगे थे, तब रास्ते में मैंने बोला चल कुछ खा लेते हैं भाई। उसने मैं गया दुकान पे, उसने बोला चलो खा लेते हैं कुछ। मैंने आवाज़ दी अंकल जी 2 बार, वो फ़ोन में लगे थे। मैंने 2 बार आवाज़ दी अंकल जी अंकल जी, उसने सुना नहीं उस टाइम। मैंने भाई को बोला ये नहीं सुन रहे, चलो अगली दुकान से ले लेंगे हम कुछ। आया बाहर, उसने बोला तुम क्या ये बातें कर रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं, आपने सुना नहीं, मैं आगे से कुछ ले लेंगे। नहीं तुम मुझे गालियाँ दे रहे थे, ऐसे ऐसे बोल रहा था। तब तक आगे पीछे से रोड लेके, उसका पता नहीं क्या लगता था, वो 2-4 आदमी थे। वो बोल रहा है तुम मुसलमान, ये मुसलमान है, एक को यहीं पे ख़त्म करो, दूसरे को देख लेंगे। आखिर दाबिश का गुनाह क्या था? क्या सिर्फ मुसलमान होना ही उसका गुनाह था? दाबिश और उसका दोस्त कुछ दिन पहले उत्तराखंड आए थे। उत्तराखंड में दोनों फेरी लगाकर कश्मीरी शॉल बेच रहे थे। 28 जनवरी को दाबिश अपने दोस्त के साथ एक दुकान में गया था। दुकान पर दोनों दोस्त लोकल कश्मीरी भाषा में बात कर रहे थे। इस पर दुकानदार ने कश्मीरी युवक पर गाली देने का आरोप लगा दिया। दोनों कश्मीरी युवकों को धमकी दी कि यहाँ पर कश्मीरी नहीं चलेगी। इसके बाद दोनों को घसीट कर मारा गया। लोहे की रॉड और लाठियों से पीटा गया। कहाँ से हो? हमने बोला कश्मीर से। अगर मुसलमान हो हिंदू हो? हमने बोला मुसलमान है। मुझे भी बहुत मारा, इसको भी रॉड की सर में मारी और फिर हमें कुछ पता ही नहीं है। उसने लोहे के साथ, रॉड नहीं होती है लोहे की, और डंडा होता, डंडे के साथ बहुत मारा हमें। कहने लगा आप मुसलमान हो, एक को ख़त्म करेंगे और दूसरे का बाद में देख लेंगे, एक को मारेंगे आज। दाबिश और उसके दोस्त के साथ जो हुआ वो उत्तराखंड में अब एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उत्तराखंड के काशीपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शॉल बेच रहे कश्मीरी युवक को पकड़ लिया था। उसे भारत माता की जय बोलने के लिए कहा गया तो कश्मीरी युवक ने भारत की जय बोल दिया और फिर बजरंग दल वालों ने उसको पीटना शुरू कर दिया। जनवरी 2026 के दिन जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब उधम सिंह नगर में बजरंग दल के सदस्य एक मुस्लिम लड़के पर हमला कर रहे थे क्योंकि उसके फोन में एक हिंदू लड़की का नंबर था। देखो ताऊजी, ये उत्तराखंड के कोटद्वार में बजरंग दल के सदस्यों ने एक मुस्लिम दुकानदार को इसलिए धमकाया क्योंकि उसकी दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर था। बजरंग दल वालों को इस पर ऐतराज था कि कोई मुसलमान अपनी दुकान का नाम बाबा कैसे लिख सकता है। उत्तराखंड में एक तरफ सरकार अब मंदिरों में गैर हिंदुओं पर बैन की प्लानिंग कर रही है और दूसरी तरफ बजरंग दल जैसे हिंदू संगठन उत्तराखंड में मुसलमानों को मार भगाने के लिए आतुर दिखाई दे रही हैं। ऊपर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनका हौसला बढ़ा रही है। हमारी बहन बेटियों के साथ जो लव जिहाद का खेल खेलकर आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं और हमारे हजारों एकड़ जमीनों को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत उन पर कब्जा कर लेते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे कुकृत्य करते हैं और मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते अगर मैं इन बातों को करता हूं, आप इसको हेट स्पीच की संज्ञा देते तो मुझे स्वीकार है। तो फिर बताइए, उत्तराखंड के मुख्य सेवक जी, मुसलमानों को कश्मीरी होने के नाम पर पीटा जाना क्या आपको स्वीकार है? लव जिहाद के शक में मुसलमानों को पीटा जा रहा है, क्या आपको स्वीकार है? धर्म पूछ कर मुसलमानों से गुंडागर्दी हो रही है, क्या आपको स्वीकार है? मुसलमानों को दोषी साबित करके सड़क पर ही इंसाफ हो रहा है, क्या आपको स्वीकार है? कुछ दिन पहले मसूरी में सूफी संत बाबा बुल्ले शाह की मजार पर हिंदू रक्षा दल के लोगों ने हमला कर दिया था। इसे अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया था। तो बताइए धामी जी, क्या आपको ये स्वीकार है? जो अभी आपने कहा कि एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को डराया, धमकाया या उनको भयभीत किया जा रहा है। देखिए, हम जो भी काम करते हैं संविधान के अनुसार करते हैं, व्यवस्था के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं।
संविधान तो देश के हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने और रहने का हक देता है, फिर उत्तराखंड में कश्मीरियों को क्यों पीटा जा रहा है? पिछले 3 साल में उत्तराखंड के अंदर 572 से ज्यादा मज़ारें तोड़ दी गई हैं और 9000 एकड़ से ज्यादा जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। ये व्यवस्था है, लेकिन उत्तराखंड में गुंडों की भीड़ ने बाबा बुल्ले शाह की मजार पर ये कहकर अटैक कर दिया कि ये अवैध कब्जे की जमीन पर बनी है, ये कुव्यवस्था है। कानून के मुताबिक तो लव जिहाद को रोकने का जिम्मा पुलिस का है, तो उत्तराखंड में बजरंग दल के गुंडे पुलिस बनकर गुंडागर्दी कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर विवाद पैदा करके जहर की फसल और सांप्रदायिकता की खेती बोना चाहती है, जिसको कि वो वोटों की फसल के रूप में उगा सके। बीजेपी की जो सोच है और जिस तरीके की इन लोगों ने ये थॉट प्रोसेस पूरे देश में फैला रखा है, अब ये फ्रिंज नहीं है, ये मेन स्ट्रीम है। ये सिविलाइजेशनल वॉर जो इनके लिए एक सिविलाइजेशन वॉर है, वो इतनी खराब सोच वाले लोग, ये जब तक रहेगा तब तक हमारी कंट्री सेफ नहीं है। पिछले अगर आप 2 महीने से देखें तो एक पैटर्न सा चलता आया है कि जो जहां पे हिंदुस्तान के जितने भी रियासतों में कश्मीरी लोग हैं उन पे अटैक हो रहे हैं। कश्मीरियों के खिलाफ ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये एज सून एज पॉसिबल ये बंद होना चाहिए। होम मिनिस्ट्री को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको एज सून एज पॉसिबल उनको जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR ने इसी महीने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि साल 2023 के अंत से उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ टारगेटेड हिंसा का पैटर्न बना हुआ है। उत्तरकाशी, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, वन गुज्जर इलाकों में मुसलमानों पर हमले हुए हैं। मुसलमानों की दुकानों, घरों पर हमला, आगजनी, पत्थरबाजी, धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। रिपोर्ट में पुलिस पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई जैसे FIR में देरी या एक तरफा कार्रवाई जैसे आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये संगठित अभियान जैसा लगता है, जिसमें मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार और विस्थापन शामिल है। लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? क्या उत्तराखंड में अवैध जमीन से कब्जे छुड़ाने का ठेका बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों को दे दिया गया है? क्या बजरंग दल ने उत्तराखंड में मोरल पुलिसिंग का लाइसेंस हासिल कर लिया है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर उत्तराखंड में कानून नाम की कोई चीज है या नहीं। और अब आज का जनहित मंत्र। कुछ लोग हर बात में ज्ञान बांटते हैं, लेकिन जिंदगी के सबक खुद अभी डाउनलोड ही कर रहे होते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।